So we have another thing given by Dr. Sehgal, Dr. ML Sehgal ji, that's what he says and how he says. Patient आपके पास आते हैं, not necessarily every patient is very respectful to the doctor. They may fight with you, they may quarrel with you, they may abuse you, they may touch your feet, they may fold their hands, right? बहुत सारे पेशेंट आकर बहुत सारे तमाशे करते हैं, आपके साथ लड़ते भी हैं, आपके साथ झगड़ते भी हैं, प्रे भी करते हैं, बैक भी करते हैं, आपके सामने आकर हंसते भी हैं, रोते भी हैं. मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारे इमोशनल रिएक्शंस जो हैं, राइट. व्हाट ही सेज, आकर पेशेंट क्या कहता है, डॉक्टर, एक पेशेंट आता है आपके पास, डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूँ. अब आप दुखी ग्रीफ में चले जाओ, दुखी के लिए बहुत सारी मेडिसिन है ना. अब आपको पूछना पड़ेगा कि ये आप किस चीज से दुखी हैं. ऐसा एक पेशेंट आकर आपके साथ बड़े गुस्से से, डॉक्टर साहब कोई है आपके पास दवाई ऐसी, भी ऐसा कहने की क्या जरूरत है ना. आज उससे पूछो भी आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं. अगर आप पहले ही उसको ले लेंगे गुस्सा, राइट, या इरिटेशन या लाफिंग या लमेंटिंग, मोर्निंग, है ना, हॉलिंग, बिलोइंग, बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस हैं. सिंपैथी, है ना, हेट्रेड, मैलिस, स्ट्राइकिंग, बहुत सारी चीजें हैं. तो ये जो रिएक्शंस आते हैं, ये रिएक्शंस क्यों आते हैं, राइट. पेशेंट से पूछो, आप रोए तो क्यों रोए, हंसे तो क्यों हंसे, राइट. सो डॉक्टर Sehgal has given us the formula, a very very important formula. In each and every case you have to see what your patient says and how he says. उसका कहने का लिहाजा क्या है, वो जो लिहाजा होगा, that has to become a rubric, right, not what he says, right. Then what he does and how he does is another point. These two things are to be remembered in each and every case. Another point is the observation, right, which is another point very very important. Observation, right. ये observation जो है, आपके सामने जो घटना घट रही है, right, आप जो देख रहे हैं, आप जो मतलब पेशेंट आपके सामने आकर जो भी करता है at the moment when you are taking the case, right, तो वो ऑब्जर्वेशन बहुत बार आपको एक रियल जो इंफॉर्मेशन है उसको मदद करती है, राइट. और ऑब्जर्व हमें करना ही चाहिए हमेशा ही पेशेंट को, क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, राइट. सो ऑल टुगेदर दिस what I have taught you right now is called, what it is called is the totality of symptoms, right. And you have to, the information you got, when you go further into that information, logically, scientifically, try to synthesize it, try to connect it with each other, right, that brings out the totality, right. What he says, how he says, what he does and how he does, right, and the observations you observe and the information you get from the otherwise the people around, right. And information can come from any point, right, and that is you who has to see what is the most important and what is not the most important and what is to be left. Because एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, केस टेकिंग में हम लोग थोड़ा सा, आजकल आईपीएल चल रहा है, जैसे देखते हैं बड़े धुरंधर हिट आजकल, क्योंकि 2020 का टाइम है तो हिट करना बहुत जरूरी है ना, हिटिंग. बट जितना इम्पोर्टेंट हिटिंग जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट जरूरी है कि किस बॉल को हिट नहीं करना, ये भी उतना ही जरूरी है. नहीं, अगर आपने जिस बॉल को हिट नहीं करना तो आप देखते हैं कि फिर तो कैच ही होता है, यू आर आउट ऑफ द मैच देन, राइट. जितना जरूरी हमारे लिए ये जानना है कि कौन से सिम्टम पर हमें प्रिस्क्राइब करना है, राइट, जो टोटलिटी कहाएगी, जिसको हम लोग टोटलिटी कहते हैं इन आवर लैंग्वेज, राइट.
Totality may not be some total sum of the symptoms given by the patient, right? Totality is the scientific and the logical combination of the information, right, given by the patient. जब हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, जब उसको उसमें से जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने दी, पेशेंट बहुत कुछ बोल सकता है आपके सामने आकर, उसमें से जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम बाहर निकाल के रख लेते हैं जिस पर हमें प्रिस्क्राइब करना, वो एक सिम्टम भी हो सकता है, वो 10 सिम्टम भी हो सकते हैं, वो 2 सिम्टम भी हो सकते हैं, it can be anything, right? But there might be behind it a very strongly founded logic and science, right? ऐसा नहीं कि यार उसने कहा था ये तो इस रूब्रिक में हो गया, ये इस रूब्रिक में हो गया, इस रूब्रिक एंड कम, राइट? सो दिस इज ए डिल्यूजन, ये आपका डिल्यूजन है एक कि हमें तो सिर्फ रूब्रिक पर ही काम करना है। जब तक अपने प्रिस्क्रिप्शन को आप साइंटिफिक बेस नहीं देते, राइट, whoever it may be going to fail, right? It's not going to work. There might be some logic, there might be some scientificity, right? And that we can learn only from the organon and the philosophy. ठीक है, क्योंकि फिलोसफी के लिए बहुत ज्यादा लोग सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है। एंड आउट ऑफ दिस what we have gone through right now, Dr. Sehgal has given us a formula. जैसे 2 चीजें तो हमें पता चल गया, that is what he does and how he does, what he says and how he says, और इसमें एक और तीसरी डॉक्टर संजय सहगल जी ने एक ऐड करा था, and that is why he says, what he does, how he does, when इसमें एक और जोड़ दिया था, when he does, right, और when he says, कब कहता है कब नहीं कहता, ये भी एक और चीज उसमें ऐड करी थी डॉक्टर साहब ने, ठीक है? तो भी बहुत काम देती है, बहुत अच्छे से अगर आप उसको अपने इन चीजों पर कैपिटलाइज कीजिए, ये जो बताया आपको, सो एज टू प्रैक्टिस द SSRH और ROH, right, rediscovery of homeopathy, right? So let's go further. So out of this, whatever we have discussed till now, there comes a very important formula of prescribing, that is present, persistent and predominant, right? अब बात शुरू होती है प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? क्या हम लोग पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट की जो पास्ट आकर कई बार पेशेंट बताता है, राइट, उसको हम लोग अहमियत नहीं देते? व्हाट इज प्रेजेंट? ये हमें जानना होगा कि प्रेजेंट क्या है। पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, आकर उसने जो भी किया, यही तो प्रेजेंट है ना? जब आप इसको, जैसे बताया मैंने आपको कि पेशेंट ने जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी, जब आप प्रेजेंट को when you will try to explore it in the terms of what he says and how he says, what he does and how he does, जो प्रेजेंट में आकर उसने कहा, right, that will give you the inroads into the patient so as to reach the most inner layer to bring out the man, the will, the understanding, right? कैसे? प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट में अगर रहोगे तो सिर्फ वेरिएशन होगी। अगर आप परसिस्टेंस एंड प्रेडोमिनेंस को भी लेंगे, साथ में लेना ही पड़ेगा अगर आपको प्रिस्क्राइब करना है तो। व्हाट इज परसिस्टेंस? परसिस्टेंस मींस जो प्रेजेंटली अभी भी चल रहा है वो चलता ही रहता है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, राइट? अगर प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसकी हम लोग डेफिनेशन देखें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंट मींस व्हाट? एनी एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन। कब से शुरू हुआ था ये हमें नहीं पता, कब तक चलता रहेगा ये भी नहीं पता, राइट? बट एट द मोमेंट इट इज गोइंग ऑन, दैट इज प्रेजेंट, राइट? नाउ व्हाट इज परसिस्टेंट? परसिस्टेंट मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो 10 साल पहले थी वो अभी भी चल रही हैं, राइट? जो पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब 15 साल पहले मुझे निमोनिया हुआ था, वो आज भी मेरे दिमाग में उसमें मतलब परेशानी है उसकी, राइट? तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब वो जो 15 साल पहले एक डेथ हुई थी किसी की,
15 साल पहले कोई एक्सीडेंट देखा था, 15 साल पहले किसी ने उसकी बेइज्जती करी थी, उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, राइट? अभी भी मैं उसी चीज से ग्रस्त हूँ, अभी भी दिमाग से वो बातें नहीं निकलती। दैट व्हाट डज इट मीन? प्रेजेंट है, 15 साल तक से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, राइट? तो इसका मतलब परसिस्टेंट है, चल ही रहा है, इट स्टेज ऑन, इट कैरीज ऑन, राइट? प्रेडोमिनेंट, प्रेडोमिनेंस कैसी होती है? प्रेडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रेडोमिनेंस? जो बहुत उभर कर सामने आती है। बहुत सी चीजें, आप जैसे पेशेंट आकर आपके पास जब हिस्ट्री देता है तो वो कुछ चीजों में जाकर जब बड़ी झलक जाता है, बोलना ही बंद हो जाएगा। किसी चीज में बहुत अनयूजुअली हंस सकता है, किसी चीज में जाकर वो रो सकता है, किसी चीज में जाकर लमेंट करता है, किसी चीज में कुछ करेगा कुछ करेगा। वो जो इमोशंस उसके साथ जब अटैच हो जाता है किसी चीज के साथ प्रेजेंटली, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिडोमिनेंट। जैसे सपोज कर लो, एक कोई भी आप सब्जी बनाते हैं, राइट? आपने पनीर बनाया, सपोज चिली पनीर बनाया, राइट? अब जब चिली पनीर आप खाते हैं, सपोज कर लो उसमें नमक नहीं डाला, आप खाओगे? अच्छा लगता है? उसमें मिर्ची नहीं डाली, सपोज कर लो उसमें मसाला नहीं डालते, तो आप पनीर और चिल्ली को ले लो, खा लो आप। तो क्या वो खाएंगे? आप होटल में जाकर इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदते हैं, राइट? सपोज कर लो आप आलू मटर खाते हो, पनीर को छोड़ो, ठीक है? कौन सी सब्जी बनाई आपने भी? आलू मटर, ठीक है? क्या उसमें सिर्फ आलू मटर ही होते हैं? पानी नहीं होता, मसाले नहीं होते, नमक नहीं होता? अगर नमक ना डाला जाए उसमें, थोड़ी सी मिर्ची या कुछ मसाले ना डाले जाए, तो इट इज वेरी, यू कैन से इट्स नॉट एग्रीएबल, राइट? तो लेकिन फिर उसको कभी आपने ये कहा कि हमने आलू मटर प्लस नमक प्लस मसाला प्लस फलाना 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 ये बनाया? नहीं कहते ऐसा भी। तो जब देखा ये जाता है कि उसमें किन चीजों की मात्रा ज्यादा है, क्या मतलब मटर उसमें बहुत ज्यादा है, आलू बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट है उसमें, तो वो कौन सा नाम लेगी वो सब्जी? आलू मटर का, ठीक है? इसी तरीके से जब पेशेंट हमारे पास आता है, कुछ सिम्टम्स तो उसमें प्रेजेंटली इतने परसिस्टेंट चल रहे हैं इतने टाइम से, और इतने प्रेडोमिनेंट हो जाते हैं। प्रेडोमिनेंट की और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आप अपने ऐसे केसेस देखो जहां आप कुछ कर नहीं पाए, केस चल रहा है, ठीक है, जहां फेलियर हो रहा है, उसमें से एक प्रॉब्लम होगी ऐसी जो पेशेंट आपको हर बार आकर कहता है, वो कहता ही रहता है। कुछ पेशेंट होते हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, आधे से ज्यादा ठीक हो गए, 80% ठीक हो गए, 90%, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना बड़ा हो जाए, वो तो गया, आधा तो हो गया, फिर भी वो पूछेगा नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मौत तो नहीं नजदीक रही, डॉक्टर साहब कोई भयंकर बीमारी तो नहीं आने वाली? अब देखो इसमें डर भी है, परसिस्ट भी कर रहा, बार बार कह रहा, आपको प्रिडोमिनेंस भी है ना? तो पेशेंट का ऐसी चीज, वो आपसे बार बार वही क्वेश्चन करेगा, बार बार वही कहेगा। तो ये जो इंग्रेडिएंट है आपकी केस टेकिंग के बीच में, दैट मीन्स दिस इंग्रेडिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अभी प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रिडोमिनेंट को अगर समझना हो, लोग समझना नहीं चाहते, और यही सबसे मेन फार्मूला है, यही आपको क्रैक केस कर देगा। जब अगर प्रेजेंट विच परसिस्ट एंड प्रिडोमिनेंट, है ना? अगर सिर्फ आपको यही बनाने हैं कि रूब्रिक ही बनाने हैं, रूब्रिक बनाने सीखने, तो रूब्रिक तो जितने मर्जी बना लो। अगर आपको काम अपना साइंटिफिकली करना है, लॉजिकली करना है, so then you will have to depend upon these two things, that is what he says and how he says, what he does and how he does, and out of that will come into your hand the present which persists and predominant, and that will very easily will take you to the inner layer, the most inner layer, that is the vital energy, that is the vital principle, and you can say you will hit the right target, and that is the target which you have to hit can be achieved by knowing the present which persists and predominate.
Getting my point? So this is something about, it is something right about the basic philosophy of ROH, right? अभी इस पर बहुत बोला जा सकता है, पूरा सेमिनार एक प्रेजेंट पर किया जा सकता है, persistence पर किया जा सकता है, बट अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. अगर कोई अभी क्वेश्चंस हो आपकी, तो यू कैन for few minutes only, for 5 minutes, you can let me know. Yes, any question? सर ये एक्यूट केस में और क्रॉनिक केस में कोई हम डिफरेंशिएट करेंगे? जिस तरह के एक्यूट के प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट, परसिस्टेंट, एक्यूटली जो है केस है उसके चंद दिनों की हम शायद देखें, और एक क्रॉनिक केस है तो उसमें जो प्रेजेंट है वो हमारा प्रेजेंट काफी लंबा हो सकता है, पीछे बिल्कुल 5 साल का, 10 साल का प्रेजेंट भी बिल्कुल हो सकता है. वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसमें. प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा. आप कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं डॉक्टर असगर हूँ जी, मैं पाकिस्तान से हूँ. पाकिस्तान से. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी मैं आपको केसेस दिखाता हूँ, ठीक है जी. आप केस देखेंगे और केस के हिसाब से हम लोगों को चलना है, राइट. इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि you need only to know in each and every case the present which persist and predominate, right? That will take you to the right destination. जैसे आप acute और chronic को छोड़ दीजिए आप, right? ये सब चीजें डॉक्टर सहगल ने खत्म करने की कोशिश करी है. बहुत सारी चीजें जो कि अदरवाइज हम लोग acute में ऐसा करते थे, chronic में ऐसा करते थे, right? अगर आप हर केस में इसी तरीके से ही चलेंगे, राइट, तो आपको मतलब रिजल्ट मिलना ही मिलना है. नथिंग डिफरेंट फॉर एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस, राइट. आपको क्रॉनिक भी प्रेजेंट, परसिस्टेंस एंड प्रेडोमिनेंट पर ही निकालना है. जैसे मैंने बताया ना कि प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि जो अभी हैपन हो रहा है. यू हैव टू स्टार्ट में, यू मे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम what your patient said, right? Then that will give you the inroads. When you start exploring it, that will give you inroad which can take you even to the 15 year, even to 20 years back, right? वो जो 20 year back हुआ था, right, जो भी इंसिडेंट हैपन हुआ था, अगर उसका कनेक्शन आज भी है, तो आज वाली जो इंफॉर्मेशन पेशेंट ने आपने दी है ना, जब आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, से व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज, उसका क्या असर है उस पर, राइट, तो आपको वो 20 ईयर बैक वाला जो पास्ट हिस्ट्री हुई है उसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंट में रेलेवेंस नजर आने लग जाएगी. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रेजेंट विच परसिस्ट एंड प्रेडोमिनेट, राइट. तो जो पेशेंट अभी कह रहा है उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, राइट. फिर उस चीज की रेलेवेंस रहेगी वेयर दिस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से स्टेम आउट हो रही है, इसके रूट कॉज क्या है. वो मतलब अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको केस में, तब और भी समझ में आएगी. वेरी नाइस. एनी अदर? सर मेरा एक डाउट है, महिमा दिस साइड. हाँ बोलो बोलो महिमा. सर मेरा डाउट ये है कि भी थोड़े दिनों पहले कॉलेज में एक केस आया था. एक 3-4 साल के बच्चे का केस था. तो यूजुअली ऐसा होता है कि कई बार मदर की प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में कुछ दिक्कतें होने की वजह से या किसी भी वजह से कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेज जो है वो ओरिजिनेट करते हैं. तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा डिजीज है जिसका कॉज जो है या तो फैमिली हिस्ट्री में है या वो मदर की हिस्ट्री में है, तो हम इसमें फिर प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट किसका लेंगे, बच्चे का लेंगे कि मदर का लेंगे? और ऐसी कंडीशंस में जो कॉज है वो तो अगर वो कॉज बहुत ज़्यादा डीप डाउन किसी फैमिली हिस्ट्री में जो कि 3-4 जनरेशन्स पहले था, तो फिर उस कंडीशंस में हम कैसे उसको डील कर सकते हैं? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ये तो मैंने बताया ना कि द प्रेजेंट विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द जनरेशंस बैक, राइट. गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू एक्सप्लोर दैट केस. आपको ऐसा नहीं कि प्रेजेंट कोई जो चीज हुई है दैट कैन हैपन विदाउट एनी अपरेंट कॉज. विदाउट एनी कॉज नथिंग कैन हैपन. any effect which is visible is always underlined by some cause, and it is the cause which always flows into the effect, the cause and effect phenomena. ये आप जानते ही होंगे, राइट. तो जो आपके पास प्रेजेंट आया वो आया ही क्यों? गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो ये एक बिगिनिंग है, जस्ट यू कैन सी द प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ. जैसे केसेस देखेंगे आप, जैसे बड़े बड़े जो
केसेस हो जाते हैं आपके सामने, जैसे कंजेनाइटल डिसीजेस हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स जो हो गए वो विदाउट एनी कॉज हो गए, कोई ना कॉज तो होगा, राइट। तो वो जो चले आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, बहुत लंबा पुराना चला आ रहा है, उसकी आज की डेट में क्या रेलेवेंस है आपके पेशेंट में, दैट इज व्हाट टू बी कंसिडर्ड, राइट। सपोज कर लो आपके कोई पेशेंट आ गया आपके सामने जो कि 10 जनरेशन से चला आ रहा, तो उसको एक्सप्लेन आप वहां तक तो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते ना, 10 जनरेशन पहले क्या हुआ था, अनलेस यू हैव द नॉलेज ऑफ पैथी विच इज कॉल्ड दिस, कौन सी पैथी कहते हैं उसको, डॉक्टर वर्मा जी है ना, ब्रिजमोहन वर्मा जी, आप बताएंगे क्या क्या कहते हैं आप, ये आजकल है ना पेशेंट को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ है सिस्टम, तो वहां जाया जा सकता है, बट जो प्रेजेंट है अगर उसको लेकर चलेंगे तो वो पता ऐसे किया जा सकता है कि व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज देयर, राइट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर बट इसी की कंटिन्यूएशन में अगर एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि पर वो बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, देख उस बच्चे के केस में ये था कि जब उसको कुछ एक दिक्कत थी, उसके लिए एक सर्जरी हुई उसके बचपन में, और वो सर्जरी होने की वजह से कुछ ऐसे मिसहैप हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी। बट अब वो बच्चा तो कुछ भी कन्वे नहीं कर सकता, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी कुछ खास कन्वे नहीं कर पाते, पेरेंट्स उस सिचुएशन में अपने इमोशंस कन्वे करते हैं, वो बच्चे के इमोशंस पे तो जा ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे में पेरेंट के इमोशन को तो हम अपने केस का बेस नहीं ले सकते, तो फिर हम बच्चे के इमोशंस कैसे निकालेंगे अगर बच्चा बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। वेरी गुड। सो एक्चुअली आपने देखा होगा हैनीमैन साहब हैज गिवन अस ए क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, राइट। अभी तो ये होम्योपैथिक फिलोसफी की शुरुआत ही है, ऐसा नहीं कि होम्योपैथी हर केस ठीक कर सकती है, देयर आर नंबर ऑफ, जैसे आपने बताया कि ये सर्जिकल केसेस है, तो दिस इज एन एक्सीडेंट, राइट। जो एक्सीडेंटल केसेस हैं इनको तो हम लोग फिर कुछ नहीं कर सकते ना, एक होम्योपैथी का स्कोप है अपना, राइट। उस स्कोप के बाद होम्योपैथी इज जीरो, राइट। इसी तरीके से हर साइंस का एक स्कोप है, एक लिमिट तक सब चीज़ें एक्ट करती है, उस लिमिट के बाद और मतलब फिर वो जीरो है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अब सर्जरी में सपोज कर लो एक नर्व इंजरी हो गई, राइट, नर्व इंजरी की वजह से वो पैरालाइज हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब नर्व इंजरी हुई है, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत हुई, हो सकता है आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक भी हो जाए, नर्व इंजरी ठीक हो जाती है, राइट। अगर वो कट गई इतनी ज़्यादा कि वो रिपेयर वर्क मेडिसिन से नहीं हो सकता, अगर इफ इट नीड्स अनदर सर्जरी, बिकॉज एवरी साइंस हैज ए प्लेस, राइट। एक मेडिसिन का कहाँ तक स्कोप है वो आपको जानना होगा, द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी और एनी मेडिसिन, राइट। जहाँ स्कोप ही नहीं है होम्योपैथी का या किसी मेडिसिन का, तो उसको हम लोग चाहे जो मर्जी करते रहें, किसी का भी स्टेट लेते रहें, तो वो बात बनने वाली नहीं है, राइट। तो ये जो मेडिसिन हमें अभी तो ये बिल्कुल बिगिनिंग है, जब पूरी फिलोसफी में पढ़ेंगे, एक आपने अब तो फाइनल ईयर में अब आपने पढ़ा भी होगा स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। यस सर। तो ऐसा नहीं है होम्योपैथी, ये कई लोग बहुत ओवर इंथ्यूजियाज्म होकर भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हर केस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो सकता। जब आप ऐसे देखते हैं ना, आप क्रिकेट अगर देखते हैं जो लोग, तो कई बार बॉलर जो होता है और एंथुजियास्टिक होकर वो जहां उसका जितना अपना जो उसका एक एरिया होता है, राइट, सॉरी, अपना उसका एक बॉलिंग करने का एक तरीका है, एक उसकी अपनी मतलब यू कैन से एक ढंग है जिस पर उसकी पूरी कमांड है, राइट। जब उस कमांड से वो हटकर दूसरे बॉलर को फॉलो करने लगता है कि वो ऐसे फेंक सकता है तो मैं क्यों नहीं फेंक सकता, तो फिर चौके छक्के ही लगते हैं। इसी तरीके से हर एक चीज के लिए होम्योपैथी ठीक नहीं कर सकती, सर्जिकल है, सर्जरी हैज इट्स ओन प्लेस, राइट। जो सर्जिकल चीजें हैं अगर हम लोग उनको, कई बार होता क्या है, अब हम लोग कई बार देखते हैं कैसे ऐसे केसेस ठीक हो जाते हैं जहाँ सर्जरी इंडिकेटेड थी वो ठीक भी नहीं होती, और होम्योपैथी दी और ठीक हो गया, राइट। बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत से केसेस ऐसे हैं, हम भी दिखाएंगे आपको अगर चलते रहे तो आप साथ में। तो फिर एक एंथुसियाज्म जो बूस्ट होता है कि यार हम लोग हर केस क्यों नहीं ठीक कर सकते, दिस इज रॉन्ग,
आपको ये भी एक जानना होगा कि मैं कहाँ ठीक कर सकता हूँ, क्या ठीक नहीं कर सकता हूँ अपनी होम्योपैथी से। एनीवे, तो ये दिस इज ओनली द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ROH। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने केसेस के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस में, अपने जो भी अभी तक एक छोटे छोटे केसेस मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग ये जो एक आपको पैटर्न दिखाया मैंने कि कैसे केस में घुसना है, कैसे केस में चेंजेस होती हैं, तो वो कैसे केसेस को सॉल्व करना है, हाउ टू पुट दिस इंफॉर्मेशन और how to implement the organon, how to put our tools into our practice. This is what we have to learn, right? बहुत सारी होम्योपैथिक फिलोसफी है, बहुत सारे मतलब अभी और सीखने हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से फिजिशियंस हैं, बहुत से ऑलरेडी इस सिस्टम में हैं, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें पहले ही जानते हैं। तो एडवांस ये तो मैंने आपको बिगिनर्स का इन्होंने बोला था कि दिखाने के लिए, तो आई एम just focusing myself on the beginning of the, you can say this ROH, right? So हम लोग cases देखते हैं, इसमें कैसे हमने put करनी है ये information, how to implement the things, right? So let's have a case. जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं आंसर करूंगा उसको, आगे भी आप देखते रहेंगे, ठीक है? दूसरा actually what happened last Thursday, that is 3 days back, right? एक पेशेंट मेरा थोड़ा सा जानकार ही था, जानकार मीन्स कि हमारे रेजिडेंस के पास में ही, जहाँ से मैं रोज सब्जी एंड फ्रूट्स लेकर आता हूँ घर के लिए, द वेंडर, राइट? वहाँ वो काम करता है लड़का, तो मैं उसको रोज मिलता हूँ काफ़ी सालों से, जब से मैं यहाँ रहता हूँ। तो पिछले 4-5 दिन में मैंने देखा कि ही इज लूजिंग हिज हेल्थ, राइट? ही इज गेटिंग थिन, मतलब सुस्त हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी, उतनी उसकी वाइटैलिटी नहीं है, जैसे वो दौड़ दौड़ के इधर उधर काम, वो बैठा रहता है आराम से, राइट? तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ आजकल, बड़ी तेरी मतलब वो जो आवाज में दम था वो दम नहीं रहा। तो ही टोल्ड डॉक्टर साहब, कहता मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा भी क्लिनिक भी पास में ही है। तो मैंने कहा मैं जहाँ थर्सडे बैठूंगा, तो जो सी मी ऑन थर्सडे, अगर जो आप दवाई ले रहे हो अगर ठीक हो रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ही टोल्ड मी कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उस दिन तो जब वो मुझे मिला तो इट वाज ओनली संडे, लास्ट संडे, यस। तो संडे को जब मैंने इसको ये पूछा तो मैं उसको बताया कि मैं तो थर्सडे मिलूंगा जहाँ आपको, ओनली थर्सडे आई डू सिट हियर। तो कहता मैं इतने दिन वेट करूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, वेरी गुड। तो थर्सडे वो मेरे पास आया, ही शोड मी द रिपोर्ट, जो टेस्ट कराया उसने, ब्लड रिपोर्ट कराई है, लेफ्टी कराई। तो वो मैं आपको लेफ्टी उसका ब्लड रिपोर्ट दिखाता हूँ। अब इसका ब्लड रिपोर्ट मैंने देखा तो इट वाज शॉकिंग, राइट? हीमोग्लोबिन 6.1 एंड लिम्फोसाइट 40.6। अब देख रहे होंगे शायद रिपोर्ट। आगे आरबीसी काउंट हैज गॉन वेरी डाउन, ड्रास्टिकली डाउन, 1.3 मिलियंस तक पहुंच गया, जो कि मिनिमम जो उसकी लोअर लिमिट होती है जो 4.5 तक होती है, राइट? आगे देखिए इसको, तो देखिए इसका ये जो आयरन डेफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी, कितने ये जो चेंजेस आ गई। प्लेटलेट काउंट इज 79, राइट? एंड दिस एब्सोल्यूट काउंट्स, everything has gone down drastically, right? And next report, this is the LFT. The bilirubin is 4.6, conjugated and unconjugated, SGOT, SGPT, you can see how they are changed, right? So this is the liver report. This he got done without my knowledge, without anybody told to him. He consulted no doctor, right?
तो मैंने उससे पूछा भी ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा कैसे? ही टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब, कहता मैं ना शराब पीता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कब से? पिछले, कहता पी तो मैं 6 महीने से रहा हूँ, लेकिन होली के बाद तो फिर कुछ ज़्यादा ही पीनी शुरू कर दी मैंने, और मेरे को भूख लगती नहीं, खाना मैं खाता ही नहीं हूँ, राइट। एनर्जी शरीर में रही नहीं। अब 6.1 HP, तो एनर्जी कहाँ से? थोड़ा सा भी चलता हूँ सांस फूल जाती है। तो ये रिपोर्ट देखकर तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हुई कि आई शुड सेंड हिम टू द हॉस्पिटल, राइट, कि HP बहुत लो है, कहीं ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना पड़ जाए या कोई और इफेक्ट ना हो। पर इतने उसके पैसे भी नहीं उसके पास कि और चेकअप वगैरह करवाए जाए। तो देखा, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे पास कोई इतने पैसे भी नहीं है, अब घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, दुकान पर काम करता हूँ मैं, और घर वाले आते हैं, कहते हैं देखो डॉक्टर साहब, मैंने ना 6 महीने हो गए मुझे पीते हुए, अब 2 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा पी रहा हूँ। रोज जाते समय अद्धा खरीदता हूँ, पी लेता हूँ, रास्ते में पी लेता हूँ, रास्ते में पीकर बोतल फेंकी उधर, मुंह में लिया खैनी, वो क्या सुरती खाता है, सुरती जिसको कहते हैं, तो सुरती खाकर उसको मुंह में, कहता फिर स्मेल आती, मैं जाता हूँ घर में, बस रोटी खाने का तो मन करता ही नहीं, बस ऐसे ही सो जाता हूँ, कुछ इधर उधर से पानी वानी पिया, और घर वालों को भी पता नहीं चलने देता, और मैंने दुकान वालों को भी पता नहीं चलने दिया आज तक। ये पता सबको भी मैं बीमार हूँ, बट नोबडी नोज के मैं इतनी पीता हूँ। पर अब घर वाले ही चिंतित हो गए कि तुम्हारा तो वेट बहुत कम होता जा रहा, चेहरा तुम्हारा सफेद होता जा रहा, तुम मतलब ना तो खाना खाते हो ढंग से, हेल्थ तुम्हारी डाउन होती जा रही है। तो कहता डॉक्टर साहब मैंने क्या किया, अब क्या, मैंने ये रिपोर्टें, उसने कहा जी टेस्ट करा ले, तो मैंने टेस्ट करा लिए, केमिस्ट्री बता दिया ऐसी, और एक दवाई दे दी। दवाई कहता मैं खाता ही नहीं, दवाई उसमें से निकाल के गोली को फेंक देता हूँ, घर जाकर जो पत्ता होता है उसका ना, उनको दिखाने के लिए बस मैं घर को पत्ता ऐसे फेंक देता हूँ कि समझे कि मैं दवाई खा रहा हूँ। पर कहता मेरी हालत खराब होती जा रही बहुत, अब तो 2 कदम चलना भी मुश्किल है, और खाना तो देखने का भी मन नहीं, मैं देख भी नहीं सकता, देखते ही मतलब मन में चलाने लगता है। होता क्या है, कहता रात को जैसे मैं पी लेता हूँ ना, और जो भी पानी वानी पिया, इधर उधर से जो भी खाया, और सुबह उठकर सारा वॉमिट हो जाता है, निकलता है, उल्टियाँ आती है, और बहुत ड्रास्टिकली हिज वेट इज गोइंग डाउन, राइट। दिस वाज द इंफॉर्मेशन। इतनी कहता मेरे पेट में दर्द है, घबराहट हो रही है, मैं कैसे बताऊं। अब इतना एचबी उसका लो, तो घबराहट होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि फॉर द लास्ट फ्यू डेज द समर इज आल्सो एट द पीक, है ना, 40 प्लस में चल रहा है आजकल टेम्परेचर, जहाँ भी दिल्ली में भी, हालांकि बारिश वारिश होती रहती है, बट टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो ये उसको इन्फॉर्मेशन दी उसने, राइट। तो उसको मैंने क्या किया, 3 दिन के लिए दवाई दी, और उसको आज मैंने बुलाया संडे को, आज मैंने कहा कि 11 बजे तुम मुझे मिलना, हालांकि मेरा डे होता नहीं, आई एम ऑफ टुडे, बट क्योंकि ये केस ज़्यादा लंबी दवाई भी देना उसको ठीक नहीं था, कि कहीं गड़बड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे उसको दवाई दी, दूसरे दिन मैं फिर सब्जी लेने गया, मुझे वो मिला, तो मैंने उससे पूछा इशारों में कि कैसे हो, कहता थोड़ा अच्छा हूँ, आज उल्टी नहीं आई। दूसरे दिन मैं गया, थोड़ी आवाज में मुझे भी लगा कि उसकी दम है, फिर कल वो आया नहीं, मुझे फिर लगा कि यार ये तो गड़बड़ ना हो गई हो कहीं। क्या, उसके दूसरा जो लड़का था उसको मैंने कहा कि आज उसको भेजना 11 बजे, मैंने उसको टाइम दिया, तो आज 11 बजे मैंने उसका फॉलोअप लिया। वो फॉलोअप मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। तो ये वीडियो मैंने बनाया अपने फ़ोन पर ही उसको बुलाकर, तो यू विल लिसन वेरी केयरफुली, कि हालांकि हालत बड़ी ख़राब थी उसकी। सबसे अब आपको कहाँ हिट करना है,
कोई बात नहीं, आप बोलेंगे, यू हैव टू बी इंटरैक्टिव, आप बताइए मुझे, ठीक है, ताकि हम लोग एक दूसरे को जाने, शेयर करें और कैसा किस चीज को रूब्रिक बनाएं, क्या था इसका, राइट। क्योंकि जो उसका विल एंड चेंज जो भी हम आपको पढ़ा अभी, विल एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हुई, वो नॉर्मल से एबनॉर्मल कैसे हुई, फिर वो व्हाट ही डज एंड व्हाट ही सेज, हाउ ही सेज एंड व्हाट हाउ ही डज, ये सारी थ्योरी जो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, वो थोड़ा थोड़ा जस्ट फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि काफी टाइम कितना हो गया, 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं एंड द मेन केस आई हैव टू स्टिल गिव टू यू, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बताइए आप, क्योंकि केसेस जरूरी नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आपको सीधे सीधे रूब्रिक दें, ठीक है। चलो आप सीधे ही रूब्रिक बनाओ जो भी बनाना है, ठीक है। रूब्रिक what is hiding? डॉक्टर साहब आप नहीं बोलोगे सर। जो मेरे को पहले से ही जानते हैं, हो सकता है उनको काफी पता भी हो, आप भी बोलिए, चलो ठीक है, नए बच्चों के लिए थोड़ा वो होगा, एक इंस्पिरेशन होगी। आप बताइए सर, बहुत छोटा सा केस है और बड़ी ट्रमेंडस इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें, और बहुत ही बैड कंडीशन में था वो। आप देख रहे हैं एचबी उसका 6.1 है ना। अभी मैंने दोबारा फिर अभी टेस्ट नहीं कराया उसको, नेक्स्ट संडे बोला मैंने, नेक्स्ट थर्सडे, कमिंग थर्सडे उसका एक बार फिर से ये टेस्ट कराऊंगा और देखते हैं कि पैथोलॉजिकली कितना इम्प्रूव किया उसने, ठीक है जी। प्लीज कम। हिमांशु शर्मा ऑन स्लाइड, वेरी गुड। और And second, he seems to be secretive. वेरी गुड। सर नमस्ते। नमस्ते। सर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज लगी कि वो पी के आते हैं घर में या जो भी कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा इस केस में कि जो भी चीजें वो कर रहे हैं एकदम, उसको तो नेट म्यूट लग रहा है सर, फील के साथ। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। ये जो हिमांशु शर्मा, हिमांशु आप कहाँ से हैं? अच्छा, अपने हिमांशु, अल्कोहलिज्म ड्रिंकिंग ऑन स्लाइड, हाँ हाँ, इसको बताएंगे जरा। अल्कोहलिज्म ड्रिंकिंग ऑन स्लाइड, मतलब स्लाइड क्या होता है? व्हाट इज स्लाइड? देयर आर 2 मेडिसिन आई थिंक, मेड्रोइनम एंड सल्फर। वेरी गुड। स्लाइड सिक्रेटिव वे, इन अ सिक्रेटिव वे, जैसे वो खुद ही बता रहा है। हाँ हाँ, वेरी गुड। वो करता है और फिर ऊपर से खा लेता है, घर पे किसी को नहीं पता चलता। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये सारी चीजें पे हो गया वो स्लाइड वाली चीज। इनमें, इन दोनों में से सिक्रेटिव कौन कौन सी है? मेड्रोइनम एंड सल्फर में से मेरे ख्याल दोनों ही नहीं है सिक्रेटिव, है ना? इनमें से तो कोई नहीं है। ये दोनों तो नहीं है सिक्रेटिव। क्या किया जाए? दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिला के दे दिया जाए। सर बट हाइडिंग हिमसेल्फ अगर ले तो दोनों है उसमें, हाइडिंग हिमसेल्फ में। अगर मगर कुछ नहीं, यू हैव टू हिट। अगर वाला सवाल क्यों पैदा होता है? सर हाइडिंग हिमसेल्फ। हाइडिंग हिमसेल्फ कैसे? हाइड तो अपने आप को तो कर ही नहीं रहा, अपनी जो करतूत वो कर रहा है उसको हाइड कर रहा वो, है ना? सर हाइडिंग हिमसेल्फ में वो थोड़ा सा क्लू छोड़ देंगे दिखाने का, लेकिन यहाँ पे वो क्लू बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। वो सक्सेस हो रहे हैं अपने ये में छिपाने का, तो सिक्रेटिव ज्यादा है। वेरी गुड सर। सेल्फ डिनायल। सॉरी, सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल कैसे हुआ डॉक्टर साहब? ये इंडिफरेंस टू द फैमिली एंड सेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और आगे जानते हुए भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो भी पीते रहते हैं, देखते हैं कि वो खराब होते जाते रहते हैं।
जी जी, सेल्फ डिनाइल ये नहीं होता सर, थोड़ा सा डेफिनेशन उसकी देखेंगे। सेल्फ डिनाइल होता है मतलब अपनी डिजायर्स को, अपनी जो नेसेसिटीज है, अपनी डिजायर्स को सेक्रीफाइस करना फॉर द गुड फेथ ऑफ अदर्स, है ना, सेल्फ डिनाइल। उसमें मतलब अपने हम जैसे बोलो मुझे खाने के लिए 4 रोटी चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं यार मैं आज 2 रोटी से ही चला लूंगा। रिफ्यूजिंग टू ईट सल्फर है उसमें, खाली मेडोराइनम नहीं है। किसमें? रिफ्यूजिंग टू ईट में मतलब अगर दोनों में से सल्फर है ना, खाली रिफ्यूजल टू ईट सल्फर, ईटिंग रिफ्यूजेस टू ईट। अच्छा अच्छा, चलो। गेटिंग थिन, उसमें भी सल्फर है। गेटिंग थिन, रोज बरोज, जी जी, वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। सर उसने क्या कॉज बताया था कि उसने क्यों ड्रिंकिंग शुरू कर दी? हाँ जी, उसने क्या कॉज बताया था कि उसने ये अल्कोहल ड्रिंक करना शुरू किया? बताया तो था, यही तो आप दोबारा नहीं पूछ सकते ना पेशेंट से। नहीं सर, देखिए वो आई कुड नॉट हियर इट प्रॉपर्ली। हाँ, उसने बोला था कि होली में मेरे दोस्त 2-3 मिले, हमने 2-3 दिन खूब पी, बाद में कहता आदत ही पड़ गई, अब पिए बगैर रहा नहीं जाता। पीता था वो पहले भी था, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो है देखिए, को उसमें हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज वी हैव टू सर्च फॉर इज द मैन, राइट। मैन कहाँ है? विल एंड अंडरस्टैंडिंग। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ चेंज होगी और विल कहाँ चेंज होगी? देखो, एक परवर्शन हैज हैपेंड, जो उसकी विल है, इट हैज गॉट परवर्टेड। कैसे कि इस चीज के लिए, ऐसी चीज के लिए वो लेने शुरू कर दी उसने, मतलब जिसके बगैर रह नहीं सकता, विच इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, है ना, विच इज फिनिशिंग हिमसेल्फ, विच इज टेकिंग द लाइफ अवे फ्रॉम हिम, है ना। तो यहाँ पर जो इसकी एक चीज है, उसने अपने आप के साथ एक तरह से धोखा कर रहा है ना। ठीक, देखना हमें क्या है, परसिस्टेंस एंड प्रेडोमिनेंस, व्हाट ही सेज एंड हाउ ही सेज, व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज, राइट। तो 6 महीने हो गए उसको पीते हुए, पीते पीते आज आपने हालत ये कर ली कि आपका HbA1c सॉरी HbA आपका 6.1 आ गया, जॉन्डिस, यू गॉट जॉन्डिस, नो एनर्जी लेफ्ट, भूख लगती नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज कहाँ है, कौन सी प्रेडोमिनेंट परसिस्ट करती है, जो प्रेजेंट भी है, वो सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि कितनी चालाकी से उसने ये काम किया कि आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि ही इज डूइंग व्हाट, क्या कर रहा वो, है ना। लेकिन अब ये तो कर रहा है, ठीक है। आज तक उसने मतलब सबसे पहले कहता, आज पहले आदमी हो आप जिसको मैंने बताया कि मैं पीता हूं, राइट। सीक्रेटिव तो है, राइट, हाइडिंग हिमसेल्फ भी है, पुराना भी है, सब कुछ है, लेकिन व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज। लेकिन आज जो हालत हो गई उसकी, उसने उसको मजबूर कर दिया, है ना। अगर वो हालात, उसकी बीमारी उसको मजबूर नहीं करती तो शायद वो आज भी नहीं बताता, राइट। सबसे पहली चीज जो 6 महीने से ही कर रहा हो क्या, कि उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, है ना। उसने बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलने दिया क्या क्या कर रहा। लेकिन मैं उसका इतना सगा क्यों लगा उसको कि मेरे को बताना जरूरी था? क्या ये क्वेश्चन अपने माइंड में नहीं आता? जो उसने एक चीज, जो एक्शन वो लगातार करता आ रहा है, उसको आज तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया, दैट इज व्हाट, मतलब ही इज डूइंग समथिंग सीक्रेट, है ना। लेकिन आज की हालात ऐसी हुई कि उसने क्या किया, सबसे पहली रूब्रिक उसका क्या हुआ, आज प्रेजेंटली जो प्रेडोमिनेंटली उसको उसके मजबूर कर दिया उसकी बीमारी ने कि जाकर तू बता डॉक्टर को, नहीं तो गया, ठीक है। क्या रूब्रिक हमारे पास आया? हेलो, फियर डेथ सर, फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ क्यों? आपके सामने Naked wants to be. Naked wants to be. Naked wants to be. वेरी गुड, वेरी गुड। ये रूब्रिक कितने लोग आप इसके साथ जाएंगे?
telling the truth the plain. Truth tell plain. आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? हाँ जी, अब तो सर वो रिवीलिंग सीक्रेट में आ गया, रिवीलिंग सीक्रेट। आप नहीं, आपने मेरी स्लाइड देख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, यस सर। तो मैं रिवीलिंग सीक्रेट्स इन स्लीप, राइट? लेकिन वो तो जगा हुआ है, स्लीप है ना। अब यही आपको देखना है कि आज उसने जो सीक्रेट था उसका, राइट, आज रिवील कर दिया। रिवील मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेवलेशन? रिवील क्या होता है? जाहिर करना जाहिर कर दिया किसी चीज को, मतलब जो बहुत आपने सीक्रेट रखी हुई थी, बहुत छुपा कर रखी हुई थी, किसी की नॉलेज के बगैर आपने अपने आप में छुपा रखी थी, राइट? तो आज वो आपने जाहिर कर दी, जिसको आप आम लैंग्वेज में कहते हैं डाइवल्ज करना। डाइवल्ज जैसे वाडा फोड़ कर देना, जैसे कहते हैं ना। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अपने सीक्रेट्स कहाँ रखते थे? आपको इम्पोर्टेंट चीजें, कॉन्फिडेंशियल्स, पहले की बात है, कहाँ रखते थे? बर्तनों में होता था कि नहीं होता था? हाँ जी, यस सर। तो बर्तनों में रखी जाती थी। तो इसीलिए डाइवल्ज को क्या कहा जाता है कि आम लैंग्वेज में बर्तन मतलब अंडा फोड़। तो मतलब उससे क्या होता था, अगर बर्तन ही फोड़ दिया आपने तो जितना आपका सीक्रेट है वो सब जाहिर हो जाता है। लेकिन वो जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप अब बीच में डिस्टर्ब नहीं होइए प्लीज, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। जब एक्चुअली क्या होता है, जब केस सॉल्व हो जाता है ना, तो लगता है ये तो यार ये तो मुझे भी आता ही था, ये तो ऐसा ही था, ये तो ऐसा होता है, फलाना होता है, तुम्हारा होता है। अभी ये स्लीप कैसे थी? हाउ यू कैन से इट वाज इन स्लीप? स्लीप क्या होता है? बट इस कैसे थी सर? वो बिल्कुल तो अपना गौर नहीं कर रहा था और तवज्जो नहीं कर रहा था अपनी सारी, हाँ, तवज्जो नहीं दे रहा था अपनी हालात को। ठीक है, होता क्या है, देखो उसको अपने बड़े बुरे का ही नहीं पता अभी भी। मतलब उसको सारी जिंदगी उसने क्या किया, मतलब पीता रहा, सीक्रेटली पीता रहा, और आज उसने आकर उसकी जो कंडीशन है उसको कंपेल कर दिया कि यू माइट गो एंड टेल व्हाट यू आर डूइंग, राइट? वो अपने जो सीक्रेट उसने किया सबको बता दिया कि जो मेरे को बताया सबसे पहले कि आप यू आर द फर्स्ट पर्सन हूँ आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग सो फार, राइट? तो उससे सबसे बड़ी बात और चेंज क्या आई उसमें अब देखिए ना, परसिस्टेंट और प्रेडोमिनेंस किस चीज की हुई, जो 6 महीने से किसी को नहीं बताया, चल रहा है। आज क्या जरूरत पड़ गई कि उसको बताना जरूरी हो गया, राइट? अब नहीं बताता तो गया, है ना? बहुत सारे फियर हो सकते हैं। तो देखो 2 ही मेडिसिन है हमारे पास। अगर दूसरा प्रेडोमिनेंट सिम्टम क्या उसमें आ गया कि ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, राइट? जस्ट रिफ्यूज कर रहा है, ही इज नॉट टेकिंग हिज प्रॉपर डाइट। एंड थर्ड थिंग, एलिमेंट्स अल्कोहलिज्म प्रॉब्लम, है ना? एंड क्यों वो पीता है? आप देखिए, उसने एक चीज बताई पहले भी कि पहले मैं वहां काम करता था, वहां भी बहुत दिन रात सुबह उठते ही शुरू कर देता था पीनी। ठीक है, पीता रखो, मंजन किए बगैर ही पीता था, मंजन करने से पहले ही पीना शुरू हो जाता था, पी कर बुरा हाल कर लिया था। तब वहां लड़ाई हो गई, वहां छोड़ छड़ा कर आ गए, मतलब उसके बाद फिर काफी टाइम पी नहीं, अब फिर से शुरू हो गए। मतलब होली के आई तो शराब पी और उसके बाद आदत ही बन गई। मतलब इतने सालों में आदत हटी नहीं, लेकिन बन गई 2-3 दिन में, राइट? So why he drinks? Because he doesn't have good character. You can say he has a weak character. He doesn't have that stamina, that strength, that courage to do or to give up alcoholism, right? He is not that determined. पता उसको भी है कि ये बुरी आदत है, बुरी चीज है, मुझे नहीं करनी चाहिए, राइट? पर वो कर रहा है क्योंकि उससे अब छोड़ी नहीं जा रही, छोड़ने में दिक्कत हो रही है। उसके पास उतनी डिटर्मिनेशन नहीं है कि बताऊं तो क्या बताऊं, अब क्या क्यों नहीं करता, उतना बताने का करेज नहीं है किसी को कि ये गंदी आदत भी है, राइट? सो अल्कोहलिज्म क्यों हुआ? वीकनेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। सो द ओनली मेडिसिन लेफ्ट इज
अगर हम लोग इसको रिपोर्टराइज करते हैं तो कौन सी मेडिसिन हमारे पास आती है? आर्सेनिकम, है ना? कितना आसान हो गया, कितना आसान काम है और कितना फास्ट एक्शन हुआ। Arsenicum 33 doses was given every 10 minutes on Thursday and he is on SL now, right? चल ही रहा है, बस बहुत अच्छा चल रहा है। कितना अच्छा हो गया उसमें, राइट? तो उसका हमें ये देखना है कि परसिस्टेंस एंड प्रेडोमिनेंस कहाँ है और क्या जरूरत पड़ी उसको आज उसको रिवील करने की। आज ये जो उसका परसिस्टेंट एक्शन चल रहा है वो क्यों चल रहा, जो उसने एक्शन किया वो क्यों किया, राइट? सो दैट वाज द केस। अगर आप लोग कहें तो केस तो और भी, जो मेन केस अभी तो मैंने दिया नहीं,